फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। सेल डिवीजन जो कोशिका विभाजन है, इसके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे आज हम। जितने भी एमसीक्यू यहाँ से बनते हैं सारे पॉइंट बताता जाऊँगा कि कहाँ से एमसीक्यू बनेंगे। और थियरी क्वेश्चन में भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेल डिवीजन से, कोशिका विभाजन से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिविजन की क्लास होने वाली है। आप लोगों को अच्छे से इसको पूरा देखना है, ठीक है। तो मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ड अमर सिंह, जिस पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सेल डिवीज़न क्या होता है। हमारी जितनी भी प्रकार की ग्रोथ होती है, ठीक है, और जो फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, इन सब में किसकी ज़रूरत होती है, कोशिका विभाजन या सेल डिवीज़न की। हम जब छोटे थे, धीरे धीरे एज के साथ साथ ग्रोथ होती गई, बढ़ती गई, हमारी बॉडी का जो है विकास होता गया। तो इस ग्रोथ के पीछे क्या कारण है? सेल डिवीज़न ही वो कारक है जिसके थ्रू हम लोग इतने बड़े हुए हैं। तो कोशिका विभाजन बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया है और इसको समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जनरली हमको आनी चाहिए चीज़ें, बहुत अच्छा होता है, सारी चीज़ें समझ में आएंगी और हमारे एग्जाम में से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी दृष्टि से। तो स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न मेनली होता क्या है? The sequence of changes which take place in the formation of new cells from the pre-existing cell is called cell cycle. परिवर्तनों की वह श्रृंखला जिसके द्वारा पूर्ववर्ती कोशिका, मान लो पहले से एक कोशिका जो मौजूद थी वो डिवाइड करके दो बना रही है, फिर ये डिवाइड करके चार बनाएंगी, दो डिवाइड करके। तो पूर्ववर्ती जो कोशिका थी इससे डिवाइड होके बहुत सारी कोशिकाएं बन रही हैं। तो पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, उसे कोशिका चक्र कहते हैं। आपसे पूछा है 1 नंबर में कि डिफाइन सेल साइकिल, सेल साइकिल क्या है, तो आप यही लिखेंगे, द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल इज कॉल्ड सेल साइकिल। ठीक है, अब सेल साइकिल के अंदर क्या क्या फेजेस होते हैं उसको देखते हैं। सेल साइकिल इंक्लूड्स इंटरफेज एंड डिवीजन फेज। कोशिका चक्र के अंतर्गत इंटरफेज आता है और क्या आता है, विभाजन की सभी अवस्थाएं आती हैं। ठीक है, ऐसे में आपको बता देता हूँ, सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में। पहला होता है इंटरफेज और दूसरा क्या होता है, यम फेज। ठीक है, यम अवस्था। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो इस तरह से हम एक डायग्राम बनाते हैं और इसमें एक गुणे का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे यम फेज और इसको बोलते हैं G1, इसको बोलते हैं यस फेज, और ये होता है हमारा G2 फेज। क्या है, G2 फेज। तो जो हमारा यहाँ से इतना पार्ट है ये क्या है, इंटरफेज का। कौन सा, इंटरफेज हो गया। और जो इतना पार्ट है ये है यम फेज। क्या है, यम फेज। तो इस तरह से हम सेल साइकिल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे इंटरफेज में भी 3 पार्ट हैं, G1, यस और G2। और जो यम फेज होता है इसमें भी कई सारे पार्ट पढ़ेंगे, इसको भी कई सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे इंटरफेज में तो आपको पता ही है 3 फेज आएंगे, G1 आएगा और यस आएगा और G2 आएगा। 3 फेज हो गए, 3 प्रावस्थाएं। इंटरफेज अवस्था है और इसके अंदर 3 प्रावस्थाएं हैं। ऐसे ही यम फेज जो होता है, यम फेज में भी कई पार्ट होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे प्रोफेज, जिसको बोलते हैं पूर्वावस्था। ठीक है, नंबर 2 होगा हमारा प्रोफेज के बाद में आएगा मेटाफेज, जिसको बोलते हैं मध्यावस्था। नंबर 3 आएगा हमारा एनाफेज। ठीक है, एनाफेज। और लास्ट आता है टीलोफेज। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है यम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो इन चारों में क्या क्या इवेंट होते हैं, किस तरह से क्रोमोसोम में परिवर्तन आते हैं और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या सेल के अंदर परिवर्तन आएंगे सेल डिवाइड करने के लिए, और जो G1, यस और G2 इसमें क्या परिवर्तन आते हैं, इसको हम आज पूरा डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो पहला
जो हमारा है इंटरफेज को डिस्कस करते हैं। इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। ठीक है, दो सक्सेसिव सेल डिवीजन जो हैं उसके बीच का विश्रामावस्था भी बोल सकते हो। ड्यूरिंग दिस फेज सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द नेक्स्ट डिवीजन। ये जो फेज होता है इंटरफेज, जिसमें G1 G2 और यस ये तीनों आते हैं, इनमें क्या होता है, सेल डिवाइड करने के लिए रिपेयर होती है। असल में डिवीजन क्या होता है, सेल का डिवीजन जो है, न्यूक्लियर मटेरियल का डिवीजन है, वो असल में यम फेज में होता है, लेकिन उस डिवीजन के लिए जो कोशिका तैयार होती है वो इंटरफेज में होती है। इंटरफेज में G1 यस और G2 में जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है दो सेल बनाने के लिए, जैसे हिस्टोन प्रोटीन है और सारी प्रोटीन्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह है, ठीक है, और सेंट्रियोल, इन सारी चीज़ों का फॉर्मेशन, और जो सेल डिवाइड करने के लिए दो सेल बनेंगे तो दोनों में क्रोमोसोम डबल होने चाहिए, तो उसका डुप्लीकेशन यस फेज में होगा। तो जो इंटरफेज के तीन प्रावस्थाएं हैं, यस फेज और G1 G2, इनमें क्या होता है, सेल तैयार होती है, कोशिका तैयार होती है डिवाइड करने के लिए। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट डिवीजन देयर फॉर इट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव। इसमें जो इसका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है, वो क्या होता है, सक्रिय होता है। दो लगातार विभाजन के बीच की विश्राम अवस्था को इंटरफेज बोलते हैं। इस अवस्था में कोशिका अपने आप को अगले विभाजन के लिए तैयार करती है, इसलिए इस अवस्था में केंद्रक तथा जीव द्रव्य उपापचयी रूप से सक्रिय रहते हैं। इंटरफेज इज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन एंड इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब फेजेस। इंटरफेज जो होता है लंबे समय तक चलती है, ठीक है, लगभग 90% 99% इसी में टाइम लग जाता है सेल डिवीजन का। यम फेज बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, और इसकी उप अवस्थाएँ इस तरह से आपको वही दी गई हैं जो मैंने अभी बताया था, G1 फेज, यस फेज और G2 फेज। अब इन तीनों के इवेंट याद रखना है, क्योंकि MCQ यहाँ से बनते हैं और थियरी में भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें रिटन होने वाला है एग्जाम लिखित। तो MCQ किस तरह से बनेंगे, पूछ लेगा कि RNA की सिंथेसिस किस फेज में होती है, ऑप्शन दे देगा G1 यस, G2 और G0 भी होता है ना, मैंने बताया नहीं, इसमें देखो साइड में इसके G0 भी होता है, इसको बोलते हैं G0। ऐसी सेल्स जो सेल डिवीजन के प्रोसेस से बाहर निकल जाती है, ठीक, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी डिवाइड नहीं कर सकती, समय आने पर डिवाइड भी कर सकती हैं, लेकिन वो बाहर निकल जाती हैं, विश्रांत अवस्था बोली जाती है, ठीक, वो विश्राम करती हैं, वो शांत अवस्था में चली जाती हैं G0 फेज में। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और प्रोटीन जो है RNA का सिंथेसिस किस में होता है, तो आपसे ऑप्शन देगा, उसमें पूछेगा, तो यहाँ से MCQ भी बन जाते हैं। G1 फेज, दिस फेज इज कंसर्न्ड विद द सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन और RNA के संश्लेषण वाला फेज है ये। इस अवस्था का संबंध RNA एवं प्रोटीन संश्लेषण से होता है। दिस फेज टेक्स अबाउट 30 to 40% टाइम ऑफ द कंप्लीट सेल साइकिल। जो पूरी सेल साइकिल है उसमें से G1 फेज जो होता है ये कंप्लीट होने के लिए 30 से 40% समय इसी में लग जाता है। किस चीज़ में, सिंथेसिस ऑफ RNA एंड प्रोटीन, ठीक। इस अवस्था में कुल कोशिका चक्र का 30 से 40% समय लग जाता है। तो ये समय भी पूछता है, बहुत बार MCQ पूछे गए हैं, और आपको रिटन वाले लिखित एग्जाम में भी लिख के आना है सारी चीज़ें। ये फेज क्या है, इन दिस फेज DNA रिप्लिकेशन एंड हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसिस टेक्स प्लेस। यस अवस्था में क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ DNA का द्विगुणन होता है। इस अवस्था में DNA द्विगुणन तथा हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। दिस फेज टेक्स अबाउट 30 to 50% टाइम ऑफ सेल साइकिल। जो कोशिका चक्र होता है उसके कुल समय का लगभग 30 से 50% समय लगता है इसमें। अब आती है बात G2 फेज की। G2 फेज में क्या होता है, इन दिस फेज न्यूक्लियस हैज डबल अमाउंट ऑफ DNA। क्योंकि अब इसमें देखो हम तीर ऐसे लगाते हैं, इसमें किस तरह से, इस तरह से तीर लगाते हैं कि ये दक्षिणावर्ती घूम रही है। G1 में क्या होगा, RNA सिंथेसिस हुआ, प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, उसके बाद में यस फेज में क्या हुआ, इसको सिंथेसिस फेज या संश्लेषण अवस्था भी बोलते हैं इसको। इसमें DNA का डुप्लीकेशन और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण हुआ। अब आगे G2 में क्या होगा, जो ये डुप्लीकेशन हुआ DNA का, हिस्टोन प्रोटीन का, ये G2 फेज में जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इन दिस फेज न्यूक्लियस हैज डबल अमाउंट ऑफ DNA। जो G2 फेज में सेल साइकिल की G2 फेज में जो कोशिका पहुंच गई है उसका जो न्यूक्लियस है उसमें डबल DNA होगा, क्योंकि इस फेज में ऑलरेडी वो डबल हो चुका है, द्विगुणित हो चुका है। दिस फेज हैज शॉर्ट ड्यूरेशन कंपेयर टू यस एंड G1।
इट्स ड्यूरेशन इज 10 to 20% ऑफ द सेल साइकिल। इस अवस्था में केंद्रक में डीएनए की लगभग दोगुनी मात्रा हो जाती है क्योंकि डुप्लीकेशन हो गया इस फेज में। इस अवस्था में कम समय लगता है, इसमें कुल कोशिका चक्र का लगभग 10 से 20% समय ही लगता है। इन सेल साइकिल मोस्ट ऑफ टाइम इज स्पेंट इन इंटरफेज। आपको बताया था 90% लगता है, कई केसों में 90 से ऊपर भी लग जाता है। तो 90% जो टाइम ड्यूरेशन है सेल डिवीजन का वो किस में लग जाता है आपका, 90% ऑफ टोटल सेल साइकिल किस में लग जाएगा, इंटरफेज में। ठीक है, कोशिका चक्र में अधिकतम समय इंटरफेज अवस्था में लगता है जो कुल कोशिका चक्र को 90% तक होता है। और एक जो 10% बचा हुआ है उस 10% में क्या होता है, रियल डिवीजन, वास्तव का जो असल डिवीजन है वो किस में होता है, इसी में होता है। ठीक है, जो 10% भाग है यम फेज। अब हम सबसे पहले बात करेंगे आज माइटोसिस की। माइटोसिस क्या होता है, जिसको समसूत्री विभाजन बोलते हैं। द डिवीजन इन विच टू डिप्लॉयड सेल मीन्स 2n फॉर्म में होगा। ठीक है, द्विगुणित अवस्था में होगी। ठीक है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन डिप्लॉयड सेल इज कॉल्ड माइटोसिस। यह विभाजन जिसमें एक द्विगुणित कोशिका से दो द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं उसे सूत्री विभाजन या माइटोसिस कहा जाता है। समसूत्री या सूत्री विभाजन भी बोलते हैं। इसमें एक सेल होगी जो कि 2n स्टेज में होगी, इससे जो दो सेल्स बनेगी वो दोनों कैसी होंगी, 2n स्टेज में ही होंगी। हम मियोसिस पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन, उसमें क्या होगा, एक 2n वाले से 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। ठीक है, मियोसिस में क्या होता है, 2n द्विगुणित जो है डिप्लॉइड सेल, इससे 4 सेल्स बनती हैं। कैसी बनती हैं, 4 सेल्स बनेंगी, वो भी सभी n स्टेट में होंगी हैप्लॉइड कंडीशन में। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन टेक्स माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑल सोमेटिक सेल। जितनी दैहिक कोशिकाएं होती हैं हमारी हर जगह पाया जाता है। प्लेस इन ऑल सोमेटिक सेल्स, जर्म सेल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पड़े हो गए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो बहुत ही हाईली डिविजिबल होती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ होती जो प्लांट होते हैं, प्लांट की जो टिप होती है, ठीक है, ऊपरी पार्ट, ठीक है, तो वो टिप पे जो है जनरली ज़्यादा ग्रोथ होती है। जो बढ़ने वाले जो यंग स्टेम हैं, यंग लीव्स हैं, उनमें ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेम सेल्स मिलती हैं, तो उनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ भी ये डिवीजन माइटोसिस देखने को मिलता है। दिस डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। विभाजन, ये जो विभाजन है समसूत्री, सभी सोमेटिक मतलब वर्धी या कायिक कोशिकाओं में, जनन कोशिकाओं और मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में होता है। यह विभाजन जीव की वृद्धि तथा विकास के लिए उत्तरदायी होता है। माइटोसिस टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग स्टेजेस। जैसे प्रोफेज है, अब माइटोसिस की बात की जा रही है, वही यम फेज जिसकी बात कर रहे हैं ना, यम फेज। इसको 4 पार्ट में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइड किया गया है। अब प्रोफेज में क्या होता है, इसके इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट आपको याद रखना है। शॉर्ट में पूछता है प्रोफेज के बारे में, ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा, प्रोफेज को डिफाइन करना पड़ेगा। लॉन्ग में पूछेगा माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक, और सभी इवेंट को इसके डिस्क्राइब करिए, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो प्रोफेज में क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। तो आपको पता ही है माइटोसिस जो होता है समसूत्री विभाजन, उसकी प्रथम अवस्था होती है। प्रोफेज इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड टेक्स 1 to several आवर्स। 1 से कई घंटे भी लग सकते हैं इसमें। द मेन इवेंट्स ऑफ प्रोफेज आर फॉलोज। नीचे दिए हुए हैं जो इसकी मेन घटनाएं हैं, इवेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रोमेटिन नेटवर्क इज ओपन एंड क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड। दिस क्रोमोसोम्स आर थिक एंड शॉर्ट। सबसे पहले क्रोमेटिन जाल खुलता है, ठीक है, तथा क्रोमोसोम पृथक हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम छोटे तथा मोटे होते हैं। ईच क्रोमोसोम ब्रेक्स लेंथ वाइज इनटू थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन, ठीक है। दीज क्रोमेटिड्स रिमेन यूनाइटेड at
सेंट्रोमियर, ठीक, ये खुल जाएंगे, फिर इस तरह से एक एक क्रोमेटिड क्या करेगा, सेंट्रोमियर से इस तरह से जुड़ जाएंगे। ये एक क्रोमेटिड है, दूसरा क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो ये सब किस में होता है, प्रोफेज में। प्रत्येक क्रोमोसोम, यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले क्रोमेटिक जाल खुलता है तथा क्रोमोसोम पृथक हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम छोटे तथा मोटे होते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम लंबाई में 2 पतले धागों में टूट जाता है, ठीक है, जिन्हें क्रोमेटिड कहते हैं। ये क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर के थ्रू जुड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है द 2 सेंट्रियोल्स आर फर्स्ट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन माइग्रेट्स टू अपोजिट पोल। जो सेल होती है उसमें जो सेंट्रियोल बनेंगे इस तरह से, सेंट्रियोल, ठीक है, 2 सेंट्रियोल बनेंगे, वो अपोजिट पोल में, सेल की जो अपोजिट पोल हैं उस पर माइग्रेट कर जाते हैं, चलने लगते हैं, ठीक है। पहले दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होते हैं और फिर विपरीत ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। फ्रॉम सेंट्रियोल्स स्पिंडल फाइबर्स एंड एस्टेरियल रेस आर फॉर्म्ड, बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड माइटोटिक अपैरेटस। अब माइटोटिक अपैरेटस पूछता है, आपको एमसीक्यू में मिलेगा, व्हाट इज माइटोटिक अपैरेटस। उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर और एस्टेरियल रेस, फिर लास्ट का ऑप्शन होगा बोथ, बोथ मिलेगा, या फिर ऐसा मिल जाता है कि ऑल ऑफ दिस। तो सभी ये जो तीनों दिए होंगे आपको, ये माइटोटिक अपैरेटस के पार्ट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट। क्रोमोसोम की जो गति होती है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। बाय द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर। और इसमें कुछ चीज़ें कम लिखी है, मैं बता दूं आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें डिसअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है प्रोफेज के अंत में, ठीक है, और न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका होती है वो भी डिसअपेयर हो जाती है प्रोफेज के अंत तक। केंद्रक कला, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंतःपद्रव्य जालिका बोलते हैं, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये सब विलुप्त हो जाती हैं, ठीक है, लुप्त हो जाती हैं। न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका होती है भी लुप्त हो जाती है। इसके बाद में रीअपेयर भी होगी, अभी लास्ट वाला जो टीलोफेज पढ़ोगे उसमें फिर से रीअपेयर होंगे जब 2 सेल बनेगी। अब आता है मेटाफेज, जिसको मध्यावस्था बोलते हैं। इट इज द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस एंड इट्स मेन इवेंट आर एज फॉलोज। इसके जो मुख्य घटनाएं हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। इन द मिडिल ऑफ सेल आ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड विच इज कॉल्ड इक्वाटोरियल प्लेट। इक्वाटोरियल प्लेट और सेल प्लेट किस में बनती है, ये क्वेश्चन पूछता है। फॉर्मेशन ऑफ इक्वाटोरियल प्लेट एंड सेल प्लेट आर ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको चारों दे देगा उसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसमें से आपको बताना है किसमें इक्वाटोरियल प्लेट और सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। तो आपको बता दूं मैं, जो सेल होती है इस तरह से सेल है, इस पे इस तरह से क्रोमोसोम जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो ये जो सेल प्लेट बन जाती है, इसको इक्वाटोरियल मतलब दोनों के मध्य में होती है। ये जो सेल है पूरी उस सेल के मध्य में होती है, तो दोनों ओर इक्वल मटेरियल होता है सेल का, तो इसको इक्वाटोरियल प्लेट या सेल प्लेट बोला जाता है। ये मेटाफेज में बनता है, मध्यावस्था में, इसको याद रखेंगे। All the splitted chromosomes are arranged on both sides of equatorial plate and on each side there is half the number of chromosomes। जैसे कि ऐसे समझो, ये बन गई आपकी इक्वाटोरियल प्लेट, ठीक है। अब दोनों ओर इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेटली ऐसे लग गया। अब ये क्रोमोसोम एक ही में थे, ऐसे क्रोमोसोम होता है ना, ठीक है, जोड़े में। तो ये जो जोड़े में होते हैं क्रोमोसोम, वो इस तरह से इक्वाटोरियल प्लेट ये बन गई, ठीक है, सेल प्लेट, उसके दोनों ओर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर इनमें क्या होगा, जो सेंट्रियोल होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल, इसमें स्पिंडल फाइबर निकलते हैं और स्पिंडल फाइबर ये क्या करते हैं, दोनों ओर अपोजिट पोल में इसको, ये इधर खींचेगा, वो ऊपर की ओर खींचेंगे, ठीक है, ये गति होती है इसमें। The centromere of chromosome some remains towards the pole while their arms are toward equator। क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो होता है बीच में, इस तरह से ये क्रोमोसोम बीच में सेंट्रोमियर है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे और खींचेंगे इसको। क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर ध्रुव की ओर तथा इनकी भुजाएं मध्य पट्टिका की ओर होती हैं। बाय द एंड ऑफ मेटाफेज centromere breaks from the middle and chromatids are separated।
दीज सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड। जो सेपरेट होके चले जाते हैं अपोजिट पोल में उसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। अब अगला आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इट इज़ द थर्ड फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड इट्स मेन इवेंट आर फॉलोज। इसके जो मुख्य घटनाएं हैं वो उसमें क्या क्या है, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स द सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। रिपल्सिव फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये जो स्पिंडल फाइबर इस तरह से जुड़ गए हैं सिस्टर क्रोमेटिड से, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, ये जो स्पिंडल धागे हैं, स्पिंडल फाइबर, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्रोमोसोम खिंच जाएंगे इधर, और ऐसे ही इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन संकुचन होगा तो ये उधर को खिंच जाएंगे अपोजिट पोल की ओर। तो इस तरह से मूवमेंट होगा। प्रतिकर्षण बल के कारण सिस्टर क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। प्रतिकर्षण बल स्पिंडल तंतुओं के संकुचन से पैदा होता है। ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड दियर सेंट्रोमियर रिमेन्स टुवर्ड पोल एंड आर्म्स टुवर्ड्स इक्वेटर। आर्म जो है वो इक्वेटर से भगेंगी, ठीक है, और टुवर्ड्स पोल जो सेंट्रोमियर होता है। क्रोमेटिड के गमन की अवधि में क्रोमेटिड से सेंट्रोमियर ध्रुवों की ओर तथा इनकी भुजाएं मध्य पट्टिका की ओर होती हैं। टीलोफेज, अब आ गया टीलोफेज, जो फोर्थ फेज है माइटोसिस का। इट इज़ द फाइनल फेज ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड इट्स मेन इवेंट आर फॉलोज। जो टीलोफेज है इसकी मुख्य घटनाएं क्या होती हैं, इसमें सब जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा होता है मैक्सिमम। इन दिस स्टेज 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर फॉर्म्ड इन डिवाइडिंग सेल्स एंड 1 सेट इज प्रेजेंट एट ईच पोल। क्रोमोसोम्स अनक्वाइल टू फॉर्म क्रोमेटिन नेट। क्रोमोसोम जो होते हैं आकुंडलित होकर क्रोमेटिन जाल बनाते हैं। अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपीयर। जो चीज़ें डिसअपीयर हुई थी प्रोफेज में फिर से रीअपीयर हो गई। क्रोमोसोम के प्रत्येक सेट के चारों ओर केंद्रक कला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अंडाकृत बीजजालिका बोलते हैं, ठीक है हिंदी में, और गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो सब डिसअपीयर हो गए थे, और केंद्रिका जो होती है न्यूक्लियोलस, ये सारे पुनः प्रकट हो जाते हैं, रीअपीयर हो जाते हैं। किस फेज में, टीलोफेज में। फोर्थ इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स एंड स्टेरियल रेज होती हैं डिसअपीयर इनटू साइटोप्लाज्म। स्पिंडल तंतु और रश्मि किरणें जो होती है, रश्मि के किरणें लुप्त हो जाती हैं और कोशिका द्रव्य का भाग बनाती हैं। अब होता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें सेल डिवाइड करेगी। अब इसमें डबल मटेरियल बन गया है सेल में, ये सारे अपोजिट पोल में पहुंच गए हैं। अब बीच से सेल को डिवाइड करने की आवश्यकता है, ये 2 सेल बन जाएंगे आगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। अभी तक न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो रहा था 2 पार्ट में, तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन। इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस अकर्स आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। तो जब पहले कैरियोकाइनेसिस हो गया 4 भागों में, न्यूक्लियर मटेरियल जो था, क्रोमेटिन थे और गुणसूत्र थे, वो डिवाइड हो चुके हैं। अब डिवाइड करने की बारी आई है सेल को। द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस डिफर्स इन एनिमल एंड प्लांट सेल। इनमें जो है अलग अलग प्रकार से होता है, ठीक है। अभी देखोगे जो एनिमल सेल, एक में क्या होगा कि जो इसमें है एक खांच बनेगी सेल में, और वो खांच अंदर तक बढ़ती चली जाएगी, 2 सेल डिवाइड हो जाएंगी। एक में बाहर की ओर खांच बनेगी, एक में अंदर की ओर बनेगी, ठीक है। तो यह केंद्र विभाजन के बाद होता है। वनस्पति कोशिका में जो प्लांट की है सेल्स और जंतु कोशिका में साइटोकाइनेसिस अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस इज एक्म्प्लिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा एट द इक्वेटर पर। इन एनिमल सेल आ फरो अपीयर्स एट द इक्वेटर व्हिच डिपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स द साइटोप्लाज्म एंड द सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग प्रकार का होगा। जंतु कोशिका में इक्वेटर पर एक खांच प्रकट होगी जो गहरी होती चली जाएगी अंदर की ओर, और यह कोशिका द्रव्य को सिकोड़ता है तथा कोशिका 2 संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब बात आती है इसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जो सूत्री विभाजन है माइटोसिस का महत्व क्या होता है, ये भी बहुत जरूरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। नंबर 1, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय माइटोसिस।
जो जीव की वृद्धि होती है, विकास होता है, वो सूत्री विभाजन के कारण होता है। बाई दिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट इन सोमेटिक सेल। जो सोमेटिक सेल्स होती हैं तो अगर उनमें ग्रोथ के लिए म्यूसिस करा दिया जाए तो उसमें तो हैप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी बॉडी में, जबकि हैप्लॉइड की जरूरत केवल गैमीट फॉर्मेशन में होती है, युग्मक निर्माण में। तो वो म्यूसिस के थ्रू नहीं, माइटोसिस के थ्रू ही हो सकता है कि हमारी जो प्लॉइडी है वो मेंटेन रहे। समझ रहे हो? तो इसमें भी इसकी हेल्प होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक्स प्लेस बाय माइटोसिस। जो अलैंगिक जनन होता है वो समसूत्री विभाजन के द्वारा या सूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव की आवश्यकता होती है और दूसरे की नहीं होती। जब दो जीव की आवश्यकता होगी तो उसमें यन और यन की जरूरत होगी और 2n फिर से बन जाएगा। और जब एक ही एकल जीव बना रहा है न्यू जीव को, नए जीव को, तो उसमें 2n से ही 2n हो सकता है, क्योंकि दूसरा कोई पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा। तो अलैंगिक जनन में एक ही ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। तो इसमें कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस, जिसमें 2n से 2n ही जाए। इससे दो सेल्स बनी तो 2n ही बन गई। और मियोसिस में क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, तो उसमें मेल और फीमेल दो की जरूरत होती है, तो उसमें n होगा तब भी 2n पॉसिबल है। तो ये सारे इसके सिग्निफिकेंस थे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर था, आप लोग पूरा देखे होंगे तो जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, सारी चीज़ें जितने भी इवेंट्स थे इसके। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।